विद्या भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार और विश्व रेडियो दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। स्वागत है सभी का। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। और बुआ जी आपका भी स्वागत है। आज बड़ा अच्छा दिन है, हम मिल रहे हैं, मुलाकात करें अपने साथियों के साथ। और बसंत का मौसम भी आ गया है। बिल्कुल, बसंत का मौसम आ गया है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। और ये जो फूल है, ये बाहर का जो मौसम है, ये हमारा मन लुभा रहे हैं। और ऐसे में जब हम बैठ करके रेडियो सुनते हैं, रेडियो पर बसंत के गाने सुनते हैं, क्या आनंद है, क्या आनंद है। तो जाहिर है कि हमारे साथी समझ गए होंगे कि गीत मंजरी में आज का विषय है वसंत। और इसके अलावा जब आप देखिए वसंत के गीत हो, रेडियो पर गीत बज रहे हैं, और उसके साथ साथ में अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो सिंघाड़ा भी खा लीजिए, इस मौसम में बहुत आता है। क्या बात है। सिंघाड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, हम ये बताएंगे। और उसके साथ साथ विश्व रेडियो दिवस जो है, ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज एक और ख़ास दिन है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी का। बिल्कुल, उनकी आज जन्म दिवस है, जयंती है उनकी, तो उन्हें भी हम याद करेंगे। तो सबसे पहले विश्व रेडियो दिवस के बारे में बात करते हैं बुआ जी कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी यानी आज ही के दिन दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। संचार माध्यम के तौर पर रेडियो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। रेडियो सूचना का एक बड़ा माध्यम रहा है। आपदा या आपातकालीन स्थिति में रेडियो का महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सस्ता, बहुत सुलभ, आसानी से सब तक पहुंचने वाला, और बहुत ऐसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है कि कहीं इंटरनेट नहीं है तो आप सुन नहीं सकते। इसलिए आपदा के समय बहुत सहयोगी रहता है हमारा। यानी जब सारे संचार माध्यम ठप पड़ने से लगते हैं इसी आपदा के समय, और हमें लगता है कि बस अब और कहाँ से सूचना आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन रेडियो आपका बजता रहेगा और सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। और रेडियो ने अपनी भूमिका सार्थक भी की है इस दिशा में। जब भी ऐसा मौका आया है तो सभी लोग तैनाती से जुट गए और उन्होंने लोगों तक अपनी पहुंच बनाई, जानकारी पहुंचाई। और बदलते दौर के साथ साथ नए संचार माध्यम तो आए, लेकिन इस ज़माने में भी रेडियो जो है हमारे लिए शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल है। और हालांकि आज हर हाथ में मोबाइल आ चुका है, लेकिन खाली समय में और सफ़र के दौरान आज भी लोग अपने मोबाइल पर रेडियो सुनना ही पसंद करते हैं। यानी रेडियो के प्रति जो दीवानगी है वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, वैसी पसंद है। देखो, बहुत सारे साथियों ने अलग अलग ढंग से कहा है रेडियो दिवस पर। स्वर लहरी के इस पार से उस पार तक सभी रेडियो प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के समय में बेशक आप स्मार्टफोन के जरिए पल पल की खबरें जान लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों का एक बड़ा साधन रेडियो होता था। इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों की आसान उपलब्धता वाले तकनीकी रूप से उन्नत विश्व के युग में रेडियो की अनूठी भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें रेडियो पर न सिर्फ विश्वास है, बल्कि उन्हें समाचार और मनोरंजन के लिए भी इस पर भरोसा है। तो यानी कि भरोसेमंद साथी है। हमारे साथी लिखते हैं, कपड़े सिलता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं होती, काम भी होता है, मनोरंजन भी होता है। बचपन से ही फिल्में देखने का शौक है, इसलिए रेडियो पर विविध भारती ज्यादा पसंद है। हाँ, तो यही तो रेडियो की खासियत है बुआ जी कि आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। आप अपना काम करते रहिए और देखिए सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, सब कुछ, यानी कि बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ जब आप गाने सुनते हैं तो मनोरंजन तो आपका हो ही जाता है जी ना। हाँ। और एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि विश्व रेडियो दिवस हमारा तो हर एक दिन रेडियो दिवस है। रेडियो से ही हम शिक्षित और ऊर्जावान हो रहे हैं, क्योंकि टीवी नहीं देखते और विविध भारती में प्रसारित होते सब प्रोग्राम सस्नेह सुनते हैं। रेडियो के माध्यम से समाचार, मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री का प्रसार होता है जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। इस विशेष दिवस पर हम सभी को रेडियो के महत्व को समझने और इसका समानांतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेने का अवसर मिलता है। धन्यवाद विविध भारती। विविध भारती अमर रहे, जिंदाबाद। इन्होंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, 2 पंक्तियां, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत से फिर से बधाई दे रहे हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने बधाई के साथ साथ और भी बातें लिखी हैं। 100% सही है। हमारे साथी लिखते हैं कि रेडियो मेरा जीवन साथी बन चुका है। बस यूं कहें तो ये मेरे दिल की धड़कन के साथ साथ रूह का रिश्ता भी बन चुका है। सुबह सुबह वंदनवार, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत और हमेराही कार्यक्रम सुनते हैं तो कार्यक्रम प्रसारित करने वाले उद्घोषकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं कारणों से विविध भारती रेडियो को लाखों
लोगों तक बहुत पसंद है। आकाशवाणी रेडियो के स्थापना दिवस से ही कुछ नियमों और परंपराओं का पालन किया जा रहा है। मसलन आकाशवाणी के हर केंद्र से प्रसारण शुरू होने से पहले इसकी सांकेतिक धुन बजाई जाती है। इसके बाद उद्घोषक स्टेशन का नाम बताता है, केंद्र की फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। उसके बाद देशी महीने और अंग्रेजी महीने की तारीख और साल भी बताया जाता है। फिर वक्त भी बताया जाता है, जिससे हमारे श्रोता अपने घड़ी की सुइयां भी मिलाते हैं। रेडियो की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके सारे कार्यक्रम पूर्व नियोजित समय पर ही प्रसारित किए जाते हैं। सुबह सुबह हम देश विदेश के समाचारों को सुनकर अपडेट हो जाते हैं, अप टू डेट हो जाते हैं। आज रेडियो स्थापना दिवस पर सभी मित्रों को बधाई देते हैं। तो बुआ जी देखिए, समय की जो पाबंदी है ना, वो रेडियो पर आज भी ज्यों की त्यों होती है कि जिस समय पर जो कार्यक्रम आना है बस उसी, यानी आप घड़ी मिला सकते हैं। अगर 3 बजे से सखी सहेली शुरू होता है तो यानी कि 3 बजे से ही शुरू होता है। मंजू बिटिया, ऐसा है कि हमारे बहुत सारे से सबने ऐसे ही कहा कि हमारी घड़ी रेडियो से मिली है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी तो ससुराल से मिली है। ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई बुआ जी। लेकिन अब हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि भाई 13 फरवरी को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी 1946 में हुई थी। तो इसके वर्षगांठ के दिन को ही विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और रेडियो दिवस की शुरुआत भाई साल 2011 में हुई और इस तरह से शुरुआत हो गई। और सूचना के आदान प्रदान से लोगों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है, आप जानते ही हैं। और आपदाओं की हमने बात की ही है, तो इसकी जो भी विशेषताएं हैं उसको हमारे युवाओं को, यानी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराना होगा। क्योंकि इससे हमारी, मतलब कह सकते हैं ना, सस्ता सुलभ तो हमने कहा ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम बात करें तो कहीं से नुकसानदेह नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल इसका कोई रेडिएशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आंखों पर कोई असर डाल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बस बिल्कुल आप केवल सुनते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए, कहीं कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं। इसके अलावा जैसे ऐसे विशेष दिनों की थीम रखी जाती है, तो ये जो रेडियो दिवस है इसकी इस वर्ष की यानी कि 2024 की जो थीम है वो है रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। अगर हिंदी में इसे कहें तो रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी है। तो बड़े प्यारे प्यारे उद्गार हमारे साथियों ने लिखा है। इन्होंने नमस्कार और शुभकामनाएं तो सभी ने लिखी है। मेरे बचपन विविध भारती को सुनते हुए शुरू हुआ। मेरे पिताजी रेडियो बजाया करते थे, आज मैं हमेशा रेडियो ही सुनता हूँ। रेडियो ने मुझे आज सिखाया, इतने गाने, इतनी तर्ज दी। आज हम लोग गाँव में कीर्तन मंडली में अलग अलग प्रकार के भजन कीर्तन जो कि गानों की धुनों पर होते हैं, गाते बजाते हैं, लोगों की खूब वाहवाही लूटते हैं। धन्यवाद पूरे विविध भारती परिवार को। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि रेडियो नहीं तो हम नहीं, और विविध भारती नहीं तो रेडियो का अस्तित्व ही नहीं है। रेडियो से भाई आपका ये जो लगाव है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई संदेश जो है ना वो बहुत लंबे लंबे हैं। बहुत प्यार है। सारे कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं और लिखते हैं कि हम शिक्षित और ऊर्जावान हो रहे हैं रेडियो से। हमारा तो हर एक दिन रेडियो दिवस है, क्योंकि टीवी नहीं देखते, विविध भारती पर प्रसारित होते तब सब कार्यक्रम सुनते हैं। और रेडियो के माध्यम से समाचार, मनोरंजन, शैक्षिक सामग्री का प्रसारण होता है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। इस विशेष दिवस पर महत्व को समझने और हाँ, इसकी तो बात हम लोग कर चुके हैं जी। बिल्कुल। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि रेडियो मेरे से पहले मेरे घर में आया हुआ सबसे अधिक प्रतिष्ठित, सम्मानित और महत्वपूर्ण घर का सदस्य था। इसकी इतनी अधिक कीमत थी कि इसके बिना घर हो सकता है यह सोचा भी नहीं जा सकता था। मुझे भी इससे सटे रहने की आदत हो गई। तब बड़े साइज का रेडियो था जिसको एक ऊंची जगह पर परमानेंट रखा रहता था। स्टूल पर चढ़कर उसकी सुई घुमा घुमा कर आवाज़ साफ करते थे। एरियल का एक तार होता था जिसको थोड़ा ऊपर की ओर लगा कर रखा जाता था। ऐसी कितनी ही यादें हैं। रेडियो हमारा हर पल का साथी है। सुबह भजन और रामचरितमानस से शुरू होता है और फिर नींद की गोद में सुलाकर ही कुछ स्वयं भी आराम करता है रात को। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। बड़ा संदेश है। देखिए बुआ जी, अब इतनी बातें पढ़, लेकिन ये जो प्यार है ना श्रोताओं का, ये हमें बहुत ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है कि हम और अच्छी तरह से अपने कार्यक्रम को करें, समय पर बिल्कुल आ जाएं यहाँ पर और काम करें। तो आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद आपका। जी हाँ। और हमारे साथी लिखते हैं कि आयु हमारी करीब 50 वर्ष है। रेडियो से मेरा नाता उस समय से है जिस समय मेरी माँ रेडियो सुना करती थी। हम बच्चा पार्टी बोलना सुनना सीख रहे थे। माता जी की शादी में मेरे नाना जी ने रेडियो दिया। ट्यूब वाला हुआ करता था, उसमें एक बल्ब भी हुआ करता था। और माताजी घर गृहस्थी के दैनिक रूटीन वाले सभी काम करते समय केवल रेडियो ही सुना करती थी। जो भी गीत आता उसे साथ साथ गुनगुनाती गाती थी। माताजी की कोख में 9 महीने रहते हुए भी हम रेडियो ही सुना करते थे। रेडियो से वो प्यारा नाता आज भी बरकरार है, ज्यों का त्यों बना हुआ है और अधिक प्रगाढ़ हो गया है। इन्होंने कार्यक्रमों का नाम लिखा है, छाया गीत, पत्रावली,
संगम, लोक संगीत, जयमाला, हवा महल, बहुत सारे नाम लिखे हैं। ज्ञान और मनोरंजन का असीमित विशाल भंडार है विविध भारती। हमारे जीवन की धूप छांव, सुख दुख का सदा ही साथ ही रहा है विविध भारती। हमारा जीना मरना, हंसना गाना, भूख प्यास सब रेडियो ही से जुड़ा हुआ है। बिना रेडियो के जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्या बात है बुआ जी, रेडियो हम सब के रोगों में बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और वाकई एक जो विविधता है वो हमारा कह सकते हैं कि मानसिक पोषण भी करता है कहीं ना कहीं। और सभी की अपनी अपनी बातें हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि रेडियो की तो बात ही ना पूछी, जब से होश संभाला है रेडियो ही सुनते आई हुई हैं। पहले घर में एक रेडियो होता था, जॉइंट फैमिली में रहने के कारण मेरे घर में चाचा बुआ पापा सभी सुनते थे। सुबह से खुल जाता, न्यूज़, गैर फिल्मी गीत सुनते थे। फिर इन्होंने लिखा लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से आओ बच्चों सुना रविवार। फिर 26 जनवरी 15 अगस्त आंखों देखा हाल सुनते थे। फिर प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी की बातें लिखी है। लाल बहादुर शास्त्री जी का इन्होंने लिखा है, अंतिम संस्कार की बात लिखी है शव यात्रा पर। और क्रिकेट कमेंट्री। फिर इन्होंने लिखा कि टेलीविज़न आया पर थोड़ा बहुत देखा, पर बाद में फिर रेडियो पर आ गए। इससे अपने काम करते करते सुनते हैं। पहले ट्रांजिस्टर बड़े में आया, बाद में छोटे भी मिलते हैं। अब तो फ़ोन में सब है। विविध भारती के फेसबुक से जुड़ने के बाद अब तो वो भी एक साथ ही है। सभी प्रोग्राम सुनती हूँ। और सभी इन्होंने लिखा है कि शौक़ पूरा करते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद। और अब भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की हम बात करेंगे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। इतनी कम उम्र में बुआ जी, और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली थी। तो ये भी एक उनकी खासियत रही है। जी हाँ, बचपन से कुशाग्र बुद्धि थी। 1897 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। फिर उनके दूसरे और तीसरे भी कविता संग्रह है। बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने भी एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया। बिल्कुल। श्रम करते हैं हम कि समुद्र में तुम्हारी जागृति का क्षण हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। ये पंक्तियां सरोजिनी नायडू की एक कविता से हैं जो उन्होंने अपने मातृभूमि को संबोधित करते हुए लिखी थी। उनका मनोबल बहुत दृढ़ था, बहुत सुदृढ़ थी। युवावस्था में ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र होने पर भी वही जोश, वही उत्साह था। उसी के हिसाब से काम करती थी। और सभी उनसे आश्चर्यचकित होते थे कि इतनी अजय शक्ति उन्हें कहाँ से मिली है। हाँ, इतनी जो ऊर्जा थी ना, उसे देखकर सब लोग चकित हो जाते। भय और निराशा कभी उनके समीप भी नहीं आई। वे साहस और निर्भीकता का प्रतीक थी। उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया और उसी के अनुरूप वे जीती रही। आने वाली पीढ़ियां उन्हें इसी रूप में याद करती रहेंगी। जी हाँ, हम लोग भी ऐसे ही उन्हें याद कर रहे हैं। और एक प्रतिभावान छात्रा थी। कम उम्र में, जैसे हमने बात की कि तुमने बताया कि अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था उन्हें। हाँ, और उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के लिए महिलाओं को जागृत किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने गांधी जी के साथ अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गईं। बहुत सारी इनसे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो भी हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से लिखा है। और लगभग वही सब जानकारी हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और भी बाकी आंदोलन में वो लगी रहीं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली सरोजिनी नायडू ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और हम उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल। हाँ बुआ जी, ऐसी ही ऊर्जा और ऐसी ही प्रेरणा सरोजिनी नायडू ने भी अपने साथियों को, बच्चों को, साथ में जो महिलाएं थी उनको दी थी। और वो ऊर्जा और उस प्रेरणा से उन्हें बहुत लाभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी ने भी लिखा है, थोड़ा सा छोटा करके बता रहे हैं संदेश। भारत कोकिला जिसने अपनी रचनाओं के साथ लाखों दिलों को छुआ, वो एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। वहीं एक कवि के रूप में नायडू जी के साहित्यिक कार्य ने उन्हें रंग, कल्पना और गीतात्मकता के कारण गांधी जी द्वारा भारत की कोकिला उपनाम दिया गया। हाँ, तो भारत कोकिला के नाम से हम तो जानते ही हैं उनको। बिल्कुल। रेडियो की हम बात कर रहे थे बुआ जी, देखिए अभी संदेश आना देखो ये चीज़ ही ऐसी है ना कि भाई सबका साथी है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो सभी ने अपनी यादें ताज़ा कर ली हैं। हाँ, और इतने प्यार से जो उन्होंने बात लिखी है तो हम इस बात को छोड़ नहीं सकते। तो एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरे लिए रेडियो मतलब विविध भारती। रेडियो से मेरा बचपन से नाता रहा है जो आज तक जारी है। तब से विविध भारती सुनता आया हूँ जब वो पंचरंगी कार्यक्रम हुआ करती थी। एक जुड़ाव की बात कहूँ तो साल 1960 में पहली बार रेडियो हमारे घर आया। मेरी उम्र 9 साल थी। तब एक कुतूहल सा महसूस होता था। इस छोटे
छोटे से बक्से में कोई व्यक्ति बैठ तो नहीं सकता, फिर ये रेडियो में आ रही आवाज़ कैसे आती है, कौन बोल रहा है? जब बड़े भैया ने समझाया तब पता चला कि ये आवाज़ रेडियो स्टेशन से प्रसारित आवाज़ की तरंगे हवाओं पर सवार होकर हमारे रेडियो पर सुनाई दे रही है। उस ज़माने में रेडियो प्रसारण स्पष्ट सुनाई दे इसलिए घर की छत पर एरियल लगाना पड़ता था और रेडियो के लिए लाइसेंस भी ज़रूरी हुआ करता था, जो हर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता था। फीस ₹15 थी। साल 1980 के बाद ये प्रथा बंद हो गई और ये लाइसेंस भी आज मेरे पास मौजूद है। क्या बात है, देखो ये प्यार है। और इन्होंने तो 80 की बात की, हमारे साथी 1994 की बात कर रहे हैं कि मैंने शायद 94 में पहली बार रेडियो सुना था। मेरे नाना के पास था और वो किसी को रेडियो छूने नहीं देते थे क्योंकि हम लोग से खराब हो सकता था। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और 2005 में मेरे घर पर रेडियो आया। तब मैं उसको हाथ में पकड़कर अपने मोहल्ले की गलियों में बजाता हुआ दिखाई देता था। कभी कभी तो खेतों पर भी लेकर चला जाता था। बहुत हसीन यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई। और ऐसे ही साथी लिखते हैं कि 22 साल का हूं परंतु रेडियो का शौक खत्म नहीं हुआ। अब भाई 22 साल के हैं तो अभी तो शुरू हुआ होगा। लिख रहे हैं, मैं तो विविध भारती केंद्र के बगल की गली में ही रहता हूं। काश कभी आपको मिलने का और विविध भारती के दर्शन का मौका मिल जाता। तो क्या बात है, ये देखो बहुत प्यार है। सभी लिख रहे हैं कि मनोरंजन और मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे लोकप्रिय जन माध्यम है जिसके माध्यम से गीत, नाटक, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को माध्यम से अवकाश का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न लोकप्रिय शौक और खाली समय की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। बुआ जी, वो 22 साल वाली जो बात है ना, उस पर से मुझे याद आया कि उन्होंने कहा कि अभी तक शौक खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो रेडियो का शौक है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, ये शौक और भी जवान होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि बसंत का मौसम चल रहा है तो और रंगीन हो जाए आपका ये शौक जो है। बिल्कुल। तो आज गीत मंजरी के अंतर्गत हम वसंत की बात करेंगे, लेकिन बुआ जी, गाना सुनाने का तो हमारे पास अभी वक्त नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई हमारे सभी साथी ने जो लिखा है कि रेडियो जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, इसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भी प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक विविध भारती के हर कार्यक्रम ध्यान से सुनती हूँ। मनोरंजन के साथ साथ हर तरह की ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, प्रेरणास्पद जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिलती है। तो देखो ऐसा है कि उसके संग संग बहुत सारे हमारे साथियों ने ट्रांजिस्टर भी भेज दिया है। अच्छा। तो इसे सहेज कर रख लेते हैं बुआ जी, क्योंकि आजकल ट्रांजिस्टर थोड़े कम मिलते हैं मार्केट में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी ही बातें हमारे साथियों ने, ऐसा नहीं है, अक्सर हम लोग जैसे बात भी करते हैं, कोरोना के समय में भी हमने बहुत सारे लोगों की जैसे रिकॉर्डिंग की। तो हमारे किसान भाई लोग भी बड़े कायदे से सुनते हैं। खेत में कोई तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो राजगीर थे, यानी मिस्त्री हैं, वो बनाते हैं घर, वो लटका के सुनते हैं। हमारे किसान भाई ने बताया कि भाई हम सिर पर ऐसे गमछा बांधते हैं पगड़ी जैसा और उसी में ऐसे मोबाइल खोस देते हैं दीदी और सुनते रहते हैं कार्यक्रम। हाँ, बहुत सारे साथी ये भी लिखते हैं कि हम कपड़े सिलते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं। गृहिणियाँ जो हैं वो खाना बनाती रहती है, घर का काम करती रहती है और उसके साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता रहता है। बल्कि कुछ घर ऐसे हैं ना बुआ जी, जहाँ मैं गई थी ना, तो उन्होंने इतने करीने से एक अच्छा सा कपड़ा नीचे बिछा करके और उसके ऊपर रेडियो को साफ सुथरा करके सजाया हुआ था। और बड़े गर्व के साथ वो कहती हैं कि अरे जब मैं खाना बनाती रहती हूँ ना, तो बस मेरा रेडियो चालू रहता है और उसके बाद मुझे खाना बनाने में बड़ा आनंद आता है। तो ये सारी बातें सुन करके हमारे भी मन को बड़ी संतुष्टि होती है। और उनका ये भी कहना था कि इससे फायदा ये भी होता है कि हमें समय बार बार देखना नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा 7:30 बज के बच्चों के जाने का वक्त हो गया है और अब जल्दी से हमें टिफिन पैक करना है। तो इस तरह की बातें सुनने में आती है। हमारे साथी लिखते हैं कि रेडियो सुनने का शौक तब से जब विविध भारती पर नई फिल्मों के गीत प्रोग्राम चित्रलोक सुबह आया करता था। मुझे याद है जब नई आने वाले फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार का गाना चित्रलोक में बजता था तो मैं सारे काम छोड़कर वो गाना सुनता था। आज भी वो गाना मेरा फेवरेट गाना है। तो ऐसी तमाम यादें आपने साझा की है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे श्रोता हैं बुआ जी जिनका एक कोई पर्टिकुलर एक गाना होता है जो उस रेडियो से जुड़ जाता है, उनकी यादों के रूप में एक उनके दिमाग में रहता है। और जब भी वो रेडियो का स्विच ऑन करते हैं तो वो दिमाग में उनके आ जाता है, या फिर रेडियो पर कभी वो गाना बज रहा होता है तो वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक श्रोता के तौर पर हम लोगों की भी बहुत सारी ऐसी यादें हैं। लेकिन फिलहाल हमारे बहुत सारे साथी जो कपड़े सिल रहे हैं, पान लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, उन सबको हम याद करते हैं। बहुत सारे हमारे जो साड़ी बुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं कार्यक्रम, उन सबको हम याद करते हैं। बुआ जी, अब बात वसंत की। जी बिल्कुल। किसी रंग का नाम नहीं होता वसंत, किसी मौसम का भी नहीं, रिश्ता होता है ये तो एक पीली सरसों का धरती के साथ। जब सर्दी की खुश्क और बोझिल रात अंगड़ाई लेती हुई करवट बदलती है, तब
वसंत होता है। वसंत और व्यक्ति का साथ दिल और धड़कन सा होता है, कभी ना जुदा होने वाला। जैसे प्रकृति के अलग अलग रंग हैं, वैसे ही व्यक्ति के भाव और जज्बात। कभी प्यार से जुदा होने वाला पतझड़, तो कभी मिलन का हर्षाता वसंत। प्रकृति और मनुष्य का मेल जीवन का शाश्वत वसंत है। देखा जाए तो बसंत दिलों का एक रंगीन कलेवर है, जिसके भीतर छुपा है असंख्य सपनों का बेशकीमती एल्बम। बसंत और कहीं नहीं बल्कि हमारे दिलों में आता है। बारिश के रूमानी मौसम में क्या कभी धरती से आकाश का प्रेम जाहिर होता है? यूं तो वसुधा और अंबर जन्म जन्म के प्रेमी हैं और इनका मिलन हम दूर क्षितिज पर अक्सर देखते हैं, लेकिन इनके प्रेम को जवां होते देखा जा सकता है बसंत में। यौवन के बोझ से दोहरी होती धरा जब अपने प्रेमी अंबर के समक्ष लजाती सकुचाती अंगड़ाई लेती है, तब होता है प्रेम का बसंत। वसंत उमंग है, उल्लास है, आस है। ऐसी ऋतु है जब मानो पूरे परिवेश में ही कुछ खास नजर आता है। तितलियों और भंवरों का आनंद में डूब जाना वसंत है। आम के वृक्ष का बौराना, अपनों के मन का खिल जाना, प्रकृति की गोद में फूलों का खिलखिलाना, धरा का श्रृंगारित हो मुस्कुराना और कोयल की कूक और कलियों का खिलना वसंत है। यानी सब कुछ उमंग और उत्साह से भरा, मनमोहक और मानवीय भावों से सजा। अमराइयों की सुगंध और गेहूं की लहलहाती बालियां कुछ खास नजर आती है, क्योंकि मधुर और खुशनुमा एहसास की ये रुत वातावरण को प्रेममयी बना देती है। पलाश, सेमल, सरसों के चटक रंगों की खिलखिलाहट में प्रकृति तो बस करवट लेती है। इसके साथ ही मन का मौसम भी बदलने लगता है। धरती जब इस छोर से उस छोर तक सतरंगी चादर ओढ़ लेती है, तब मन में दबे प्रेम पगे मनोभावों से चादर हटती है। गौर कीजिए तो लगेगा कि ये ऋतु हर तरह से हमारी खुशहाली की प्रतीक है। ये ऋतु एक मौसम भर नहीं है, ये मन जीवन में रचे बसे भावों को खुलकर जीने का पड़ाव है। पेड़ों पर फूटी नई कोपलें और बासंती हवाएं मानो प्यार का पैगाम साथ लेकर आ रही हैं। परिंदों की चहचहाहट मानो भंवरों को बुला रही हैं। बागों में खिलखिलाते फूल तितलियों को न्योता देते नजर आते हैं। साथ का ये भाव ही प्रकृति को पूर्णता देता है। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल बोरे, आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल। पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है बन बन। सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहुतान। है सब जीवों के सुखी प्राण, आया वसंत। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां भी हमें यही सिखा रही है कि वसंत हमें प्रेम के सही मायने समझाता है, क्योंकि प्यार सबके प्यार में है, सबकी खुशी से जुड़ा एहसास है। प्रेम हमें विनम्र बनाता है, सामाजिक रूप से जुड़कर जीना सिखाता है। उमंग और उल्लास को मिलकर जीने की सीख देता है वसंत। प्रकृति का श्रृंगार, नवीनता और खुशी ये हमें समझाते हैं कि खिले रंग हमेशा नहीं रहते, ये क्षणभंगुर हैं। लेकिन जब तक ये हमारे जीवन में शामिल हैं, उन्हें भरपूर जिया जाए, उन्हें सहेजा जाए, औरों को भी इसे बांटा जाए, ताकि हर किसी के जीवन में खुशहाली बनी रहे, रंग बना रहे। आनंद का भाव हमारे भीतर ही छिपा है, इसलिए हरदम आनंदित रहने का प्रयास हो। इस मौसम का प्रतीक है पीला रंग, विजय और उल्लास का रंग है, जो हंसते खिलखिलाते हुए अपनी कमजोरियों से पार पाने का संदेश देता है। सुगंधित बासंती बयार हमारे जीवन को, हमारे विचारों को सुवासित करने का संदेश देती है। इसलिए इस बसंत को जी भर के जिया जाना चाहिए। बसंत वही मौसम है जब चित्त चैत और मन महुआ हुआ जाता है। आँखों के आगे चहुओर अमलता सी आभा फूट पड़ती है। बावरा मन होठों पर जो भी गीत आए गाने लगता है। हमारे लोक जीवन में भी बासंती गीतों, फगवा और चैती की जो रसधार है, वो इसी प्रेमी मन की अभिव्यक्ति है। इस बसंत में कुछ तो खास है कि सभी कवि इसके बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। बसंत को ऋतुराज का खिताब हासिल है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। सचमुच मन में हुलास और अकुलाहट होने का नाम बसंत है। खिलना, उगना, स्फुरण, प्रस्फुटन, बोराना, चहकना, महकना, ऐसे शब्द वसंत की सुखद क्रियाएं हैं।
वैसे ही वसंत के बहुतेरे नाम भी हैं। पुष्प मास, सुरभि मास, मधुमास, स्प्रिंग या बहार, कुछ भी कहो, खुशियों और आशाओं का पर्याय है वसंत। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। ऋतुएं अगर जीवन का छंद हैं तो इनमें सबसे खूबसूरत छंद का नाम है बसंत। इन दिनों हरियाली कुछ ज़्यादा ही हरी होती है। हरे के आप अनेक शेड्स देख सकते हैं। धूप कुछ ज़्यादा ही खिलती है और छोटे छोटे पौधे भी अपनी खुशी फूल बनकर जाहिर करते हैं। कलियां और भंवरों, इनके बीच के गुफ्तगू इस कदर मदहोश करते हैं कि समूचा निसर्ग गुनगुनाने लगता है। न जाने कितने गीत बसंत पर लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, राग भी बनी है जिसका नाम है बसंत। इस राग के सुरों में वही खिलखिलाहट, वही मस्ती है जो समूची प्रकृति में दिखाई देती है। ये ऋतु प्रेम, आध्यात्म, विद्या तीनों को जीवन में उतारने की ऋतु है। कवि निराला ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की, नवगीत नवलय ताल, छंद नव नवल कंठ। कुछ इस तरीके की पंक्तियां लिखी और निराला जी का जन्मदिन भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। हमें भी नव उत्साह, नई उमंग और नए जोश के साथ कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने का संकल्प लेना होगा। ये तो बात हुई बुआ जी बसंत की। हमारे श्रोता भी कहाँ पीछे हैं। देखिए बसंत के बारे में उन्होंने भी कितनी सारी बातें लिखी है। मौसम ही कुछ ऐसा है। वैसे तो बसंत के बारे में लिखा है और ये भी लिखा है कि माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश जयंती और माघ शुक्ल पंचमी को भगवान शंकर का तिलकोत्सव हुआ था। उसी दिन से फगुआ शुरू हो जाता है। ये भी हमारे साथियों ने याद दिलाया है। तो भाई बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि आ गया है बसंत, छा गया बसंत, खेल रही गोरैया, सरसों की बाल सेम धुमाती गंध उठी अमवा की डाल से, अमृत रस घोल रही झुरमुट से, बोल रही कोयलिया, आ गया बसंत है, छा गया बसंत है, नया नया रंग लिए आ गया मधुमास है, आंखों से दूर है जो वो दिल के पास, महक उठी है चहके चिड़िया, भंवरे मतवाले मंडरा रहे हैं, 16 सिंगार से क्यारी सजी है, रस पीने को आ रहे हैं, लगता है इस चमन बाग में फिर से चांदी उगाई है। विविध भारती और मेरे सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम और शुभकामनाएं। क्या बात है। गुलाबी मौसम, चारों तरफ हर तरह के खिले फूल, चारों तरफ हरियाली, प्यार का मौसम, बहार का मौसम, दिल के झूमने का मौसम, बसंत का मौसम, कोयल के गाने का मौसम। ये बात तो है कि कोयल जैसे बोलती है ना तो एक अलग तरीके की, जैसे लगता है कि बुला रही है और कहीं ना कहीं एक अंदर से ऊर्जा दे रही है, उत्साह भर रही है हमारे जीवन में। वो कहती है कि देखिए इस मौसम का आनंद मैं तो ले ही रही हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा बाहर आइए, देखिए कि कैसे जो आम के पेड़ों पर जो बोर आए हैं, अभी तो छोटी छोटी केरियां भी आ गई हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पर कैरी भी आ गई है, सारी जगहों पर बौर है। हाँ। तो वो जब लदे रहते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं और उसकी सुगंध होती है, बहुत अलग तरीके की सुगंध होती है। तो उन सब का आनंद लेना चाहिए। मकरंद लेते हैं, देखिए हम आप लेते हैं कि नहीं। अच्छा, सुबह जो हल्की गुनगुनी सी जो ठंडक है, बल्कि यूं कहना गुलाबी जो ठंडक है, उसका मजा इसी समय लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जो धूप है ना, जैसे हमने बात भी की थी, धूप भी है ना, न ज्यादा कड़क और न ज्यादा नरम, उस वो जो गुनगुनी धूप है उसका आनंद लीजिए और विटामिन डी लीजिए। तो भाई देखो, ऐसा है कि आज का दिन तो बड़ा खास है। और हमारे साथी ने जब रेडियो की बातें लिखी तो कुछ मज़ेदार बातें भी लिखी हैं। वैसे इन्होंने बड़े फ़क्र से लिखा है कि हमारे प्रोफाइल में या हमारा जो वो है डीपी में हमने स्केच बना हुआ रेडियो जो है वो बहुत दिनों से लगा रखा है। तो ये इनका प्यार है। हाँ, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे याद है हमारे समय में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी सभी को एक ट्रांजिस्टर जरूर मायके वाले से मिलता था। ये बात बिल्कुल सही है। और बड़ा गर्व होता था जहाँ से मिलता था कि भाई उनके लड़के वालों के लिए कहा जाता था कि भाई उस लड़के की शादी में ट्रांजिस्टर मिला और साइकिल मिली है। तो ये एक मतलब कहना चाहिए कि प्रतिष्ठा का वो होता, प्रतीक होता था। हाँ, लेकिन बुआ जी उस समय आज के ज़माने में शायद हमारे लिए छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन उस ज़माने में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता था और ये बहुत बड़ी चीज़ों में इनकी गिनती हुआ करती थी। मंजू, लेकिन मंजू बेटे एक बार बताओ, आज हमारे जो साथी अपने उद्गार लिखकर भेज रहे हैं उनसे कहीं नहीं लग रहा है कि कोई छोटी सी चीज़ है। बड़ी प्यारी सी चीज़ है। इन्होंने लिखा है कि बहुत बड़ा स्थान है इनका। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने लिखा है कि मैंने आज सवेरे ही पहली पोस्ट रेडियो पर ही लिखी थी, एक मराठी में, दूसरी हिंदी में। मेरा पहला प्यार रेडियो ही है। आज फोटो भी डाली थी रेडियो की। ये कितना है याद नहीं, पर हमेशा घर का सदस्य बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि गुलाबी मौसम, चारों तरफ हर तरह के खिले फूल, चारों तरफ हरियाली, प्यार का मौसम, बहार का मौसम, दिल के झूमने का मौसम, बसंत का मौसम, कोयल के गाने का मौसम। जी हाँ, बिल्कुल। यानी मिले जुले मैसेजेस हैं रेडियो पर और बसंत पर बहुत सारे और बहुत सारे पोस्ट जो है उन्होंने चित्र भी भेजे हैं। तो ये मौसम ऐसा है कि आनंद किया जाए। और एक बात और है कि हम इस मौसम में ही देखते हैं कि किस तरह से
जो सूखे पत्ते होते हैं वो झड़ रहे होते हैं और पेड़ जो है उनको छोड़ रहा होता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि जो चीज़ छूटने लायक है उसके लिए बहुत मोह नहीं करना चाहिए, ये हटेंगे तभी कुछ नया आएगा। हाँ, यानी धरती पर कुछ भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा के लिए, हर चीज़ आती है और जाती है, विदा होती है। तो विदा होने वाली चीज़ का भी जो है हमें गम नहीं करना है, बल्कि जो नई आ रही, नई कोंपले जो फूट रही, उनका हमें स्वागत करना है। बुआ जी, इसी के साथ एक संदेश भी हम सुन लें क्या? जरूर सुनते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। तो बुआ जी, रेडियो के प्रति जो हमारे साथियों ने देखो भाई कोविड-19 के समय की बात कही है कि पूरे देश में मात्र रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा ही थी जिसने हमें इस महामारी से किस प्रकार बचाया, ये बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात भी इन्होंने लिखी है। तो बहुत सारी चर्चा इन्होंने की है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, सबका साथ सबका विकास, विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं लिखी हैं। तो कोविड की बात सच बात है कि आपने याद दिला दी कि इस समय कैसे हमारा ये साथी था रेडियो। और अब इजाजत लेने का वक्त है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार।